हाँ जी प्यारे बच्चों, शुरू करें आज की क्लास। सभी बच्चे आ चुके हैं तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास में आप क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में बैटल ऑफ प्लासी के बारे में आपने जाना और समझा कि बैटल ऑफ प्लासी कैसे हुआ था और कैसे नहीं हुआ था, इसमें किसकी गलती थी और कहाँ गलती थी। क्लियर है प्यारे बच्चों। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बैटल ऑफ प्लासी की कहानी स्टार्ट होती है 1756 में, जब वहाँ का एक रूलर जो होता है, शासक होता है, जिसका नाम क्या होता है, अली वर्दी खान, ठीक है ध्यान रखिए। उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद एक नए किंग आते हैं, लेकिन कंपनी को चाहिए था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको एक परफेक्ट किंग चाहिए था, एक ऐसा किंग जो उनके कंट्रोल में रहे और उनकी बात माने। बट सिराजुद्दौला ऐसा नहीं निकला, जिसकी वजह से होता क्या, ध्यान रखिएगा कि पॉलिटिकल, जिसे हम लोग पावर कहते हैं या राजनीतिक शक्ति कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए आप देखते हो कि सिराजुद्दौला और आप देखते हो कंपनी के बीच में एक लड़ाई होती है, जिसे बैटल ऑफ प्लासी के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर आज क्लास में आप क्या समझेंगे, ध्यान रखिएगा। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, the actual Nawab of Bengal were forced to give land vast sum of money as a personal gift to company official। अगर हम देखें तो युद्ध में हारने के बाद, बैटल ऑफ प्लासी खत्म होने के बाद कहा जाता है कि बंगाल का नवाब अब नवाब नहीं रहा, ठीक है ध्यान रखिएगा, बल्कि वो क्या हो गया, कंपनी का एक तरह का पपेट बन गया। अब ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि कहा जाता है नवाब बने रहने के लिए आपको कंपनी को रेवेन्यू के तौर पे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। पहले रेवेन्यू जो है वो देता कौन था, ध्यान रखिए, कंपनी देती थी। क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि फोर्स टू गिव लैंड वास्ट सम ऑफ मनी एज अ पर्सनल गिफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, हिंदी वाले प्यारे बच्चों, आपको लिख लेना है जैसा कि आपको दिखाया जाएगा। Nawab of Bengal were forced to give land to vast sum of money as a personal gift to company official। हिंदी वाले प्यारे बच्चे लिखेंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब को, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब को कंपनी को कुछ जमीन और कुछ पैसा देना पड़ा। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को कुछ जमीन और कुछ पैसा देना पड़ा। और कहा जाता है ये जो भी आपका इंसिडेंट हुआ, वो हुआ रॉबर्ट क्लाइव की वजह से। किसकी वजह से हुआ? रॉबर्ट क्लाइव की वजह से। यहाँ अगर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर अगर हम देखें तो वो नाम क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था प्यारे बच्चों? रॉबर्ट क्लाइव। क्योंकि आपको मैंने बताया था बैटल ऑफ प्लासी में कंपनी की तरफ से जो लीडर था, कमांडर था, जो लड़ रहा था, उसका नाम क्या था आपका? रॉबर्ट क्लाइव। और दूसरी तरफ से सिराजुद्दौला। लेकिन आप देखते हो उनकी टीम में ही कुछ ऐसे बंदे थे जो किससे मिल गए थे? आपके रॉबर्ट क्लाइव से, जिससे उनकी आसानी से जीत हो जाती है। क्लियर है। देन उसके बाद कहा जाता है कि ही हैड कम टू मद्रास, जिसे आज चेन्नई कहते हैं, फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743। कहा जाता है कि वो 1743 में मद्रास आया। बेसिकली वो इंग्लैंड से बिलोंग करता था। द एज ऑफ 18, यानी जब उसकी एज 18 साल की थी तब वो भारत आ चुका था। वैन इन 1767, अगर हम बात करें 1767 की, ही लेफ्ट इंडिया हिज इंडियन फॉर्चून अपॉइंटमेंट गवर्नर ऑफ बंगाल। कहा जाता है कि उसने उस मतलब भारत की जमीन को छोड़ दिया 1764 में। क्लियर है। इसलिए छोड़ा क्योंकि इसके पीछे एक रीजन था। वो रीजन क्या था? उसे एज अ गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया था। देन उसके बाद उसे 1764 में उसे गवर्नर नियुक्त किया गया। बंगाल का क्या बना दिया गया? उसे चीफ बना दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव को क्या बनाया गया था? चीफ। अगर मॉडर्न बंगाल की हम लोग बात करें, किसकी बात करेंगे बेटा? मॉडर्न बंगाल। आज जो आपको बंगाल देखने को मिल रहा है उसमें काफी हद तक रॉबर्ट क्लाइव का एक बहुत बड़ा हाथ है। किसका हाथ है बेटा? रॉबर्ट क्लाइव का। 1764 में जब वो गवर्नर बनता है वहाँ का, यानी कह सकते एक तरह का मालिक बन जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारी वो ऐसी चीजें कराता है, ऐसे रिफॉर्म लेकर आता है, जिसकी वजह से कहा जाता है बंगाल की एक टाइम पे एक अलग पहचान बन गई थी। क्लियर है। ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उसने देखा कि जब वो गवर्नर बना तो कंपनी में करप्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। कंपनी में क्या है प्यारे बच्चों? करप्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है।
और उस करप्शन को वो दूर करना चाहता था। इसके लिए कहा जाता है कि खुद के लोगों से ही उसे लड़ना पड़ा। खुद के लोगों से ही क्या करना पड़ा, उसे लड़ना पड़ा। और सीधी सी बात है, आप जिस सिस्टम में रहते हो उस सिस्टम के आप आदी हो चुके हो। आपको ऊपर का पैसा लेना मजा आ रहा है, लेकिन आपको मानो कोई आकर आपको रोकने की कोशिश करे या अच्छी बात बताने की कोशिश करे ये चीज़ गलत होती है, तो क्या उसकी बात को आप समझना चाहोगे? नहीं समझना चाहोगे। इसके पीछे बड़ी वजह क्या है कि आपका फायदा वहां पर खत्म हो रहा है। यहाँ पे भी यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि हिमसेल्फ क्रॉस एग्जाम इन 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच वाज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ। कहा जाता है कि पार्लियामेंट जो है, ब्रिटेन की जो संसद है, जैसे भारत की संसद है कोई भी कानून बनाती है, ऐसे ही ब्रिटेन की संसद ने एक कानून बनाया कि जिनके पास इनकम से ज्यादा प्रॉपर्टी होगी यानी वेल्थ होगा, उनसे वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि वो करप्शन के क्या है, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं यानी भागीदारी कर रहे हैं। तो कहा जाता है ही वॉज एक्यूटेड, ही कमिटेड सुसाइड इन 1774। अब आप देखोगे कि इस तरह की अगर चीज़ कहा जाए, अगर आप एक सिस्टम के ऊपर हमला करते हो और वो सिस्टम एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने उस करप्शन को बदलने की कोशिश की, रिमूव करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है, मिल रही है। क्लियर है, ध्यान रखिए आप। क्या मिल रही है कि रॉबर्ट क्लाइव को ही गलत केस में फंसा दिया गया, ऐसा कंपनी के लोगों ने दिखाया। सुन लो बेटा प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना है कि ही वॉज एक्यूटेड, ही कमिटेड सुसाइड इन 1774। आपके मन में सवाल आएगा कि एक गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1764 में 1764 में गवर्नर बना बंगाल का, उसने चाहा कि करप्शन को खत्म कर दे, लेकिन होता क्या है 1774 में आपको सुनने में आता है कि उसने सुसाइड कर लिया। अब इसके पीछे बड़ी वजह क्या हो सकती है कि कंपनी के लोगों ने मिलकर उसे गलत साबित कर दिया। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने उसे ध्यान रखेगा आय से ज़्यादा इनकम रखने की वजह से, ठीक है, ध्यान रखेगा, और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ काम करने की वजह से ध्यान रखेगा, उसे राजद्रोही मान लिया। यानी कह सकते हो कि देश के खिलाफ होने वाले जो इलीगल काम होता है उसका हेड सरगना मान लिया। अब आपको मालूम है बेटा, आपके घर में, ठीक है, ध्यान रखें, जो लोग रहते हैं और आप उस घर में रहते हैं, तो अगर वो कुछ कहते हैं उसका इम्पैक्ट आपको पड़ेगा। और दूसरी सी बात है, बाहर वाला क्या कह रहा है उससे कोई मतलब आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, और होता भी नहीं है। बाहर वाले क्या कह रहे हैं आप कह रहे थे भाई उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे घर वाले क्या कह रहे हैं वो मतलब है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, इंडिया के लोग क्या कह रहे हैं वो अलग बात होती है, लेकिन अब ब्रिटेन में ही खुद उसके लोग उसके फैमिली के ऊपर ध्यान रखिए आप, जिसे टॉर्चर या एक्सप्लॉइट कहते हैं, वो करने लगे। क्या करने लगे बेटा? इस तरह की आपकी चीजें करने लगे, जिसकी वजह से होता क्या है, एट द लास्ट टाइम में उसने सुसाइड कर लिया। क्या कर लिया बेटा? सुसाइड कर लिया। जो भी है, नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। कहा जाता है कि कुछ भी कहें, ठीक है, ध्यान रखिए, क्लाइव ने जो रिस्पेक्ट और जो मनी बनाई थी, ध्यान रखिएगा, जो पैसा कमाया था, ध्यान रखिएगा, जो एक फेम कंपनी के जो ऑफिशियल थे यानी अधिकारी थे, वो ऐसा नहीं कर पाए। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, ये चीज कही गई है। मैनी डाइड इन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिसीज। कहा जाता है कई तो ऐसे गवर्नर थे, कई ऐसे अंग्रेज थे जो बीमारी की वजह से मर गए। कई ऐसे अंग्रेज थे जो किसकी वजह से मर गए बेटा? बीमारी की वजह से मर गए, ठीक है, ध्यान रखें। मैनी डाइड एन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिसीज, क्योंकि आपको मालूम है भारत का और उनका क्लाइमेट क्या है, बिल्कुल अलग है। उनका और भारत का क्लाइमेट क्या है बेटा? बिल्कुल अलग है। क्लियर है? कहा जाता है कि इसके अलावा वॉर में भी काफी ज्यादा लोग जो थे अंग्रेजी इंग्लिशमैन जिसे हम लोग कहते हैं वो मारे गए। इट वुड नॉट बी अ राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम। यानी कहा जाता है कि अब उनमें से कुछ लोग मारे गए तो उनको एक कह सकते हैं सम्मान देना चाहिए था, लेकिन कहा जाता है इनमें से कई लोग ऐसे थे जो कि करप्ट थे, डिसऑनेस्ट थे। क्या थे? यानी ये कहना सही नहीं होगा हमारे लिए कि क्या सभी बेटा करप्ट थे या डिसऑनेस्ट थे। सभी करप्ट और डिसऑनेस्ट नहीं थे। कुछ ऐसे आपके अंग्रेज थे जो इंग्लैंड से आए थे, वो भारत में रहकर सिर्फ वही काम करते जिससे ब्रिटेन की शान और शौकत बढ़े। क्लियर है? यानी भारत के लोग उन्हें क्या कह रहे हैं उससे उनका कोई मतलब नहीं होता था। ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन के लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं वो मैटर करता था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए ध्यान रखिए, तो उन्होंने धीरे धीरे कह सकते हो काफी हद तक
ठीक है, ब्रिटेन को पावरफुल बनाना स्टार्ट कर दिया था। अब बात करते हैं कंपनी रूल एक्सपेंड की। ठीक है प्यारे बच्चों, ये ऐसा टॉपिक है जिसे समझना जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये सब टॉपिक आपके पेपर में आने वाला है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो जो सेकंड टॉपिक आपको दिया गया है उस सेकंड टॉपिक का ही नाम क्या है? ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर का विस्तार। ठीक है, एक्सपेंशन यानी बढ़ोतरी कैसे हो रही थी, किस टाइम से किस टाइम तक बढ़े। तो बेटा इनकी ना टाइम लाइन है, अगर हम गौर से देखें ना तो इनकी एक टाइम लाइन है। 1600 में ये इंडिया में आते हैं। कब आते हैं बेटा? 1600 में इंडिया में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए 1600 में भारत में आ गए। जब ये भारत में आते हैं तो उसके बाद 1600 से लेकर, ध्यान रखिएगा, 1651 तक यानी 51 तक, ठीक है, अपने आप को पर्दे के पीछे रखते हैं, यानी किसी को मालूम ही नहीं कि अंग्रेज आए हैं भारत के अंदर। ठीक है, लेकिन 6051 से लेकर, ठीक है, और 6075 तक सबको मालूम चलने लगा कि कौन अंग्रेज है। क्यों? क्योंकि इससे पहले आपको बहुत सारी यूरोपियन कंपनी जैसे कि डच हो गए, पुर्तगाली हो गए, क्लेरे फ्रांसीसी हो गए, उन सभी ने ध्यान रखे क्या करा, अपनी पहचान, अपना किंगडम, अपनी फैक्ट्री, अपनी जो एक पैसों की गुड्स सेल सर्विसेज है उनके बारे में सबको मालूम था, लेकिन इनके बारे में जानकारी नहीं। तो एक टाइमलाइन ये रहा। फिर उसके बाद इनके टाइम एरा में जो इनको एक फेम दिलाती है, बाकी कंपनियों से ये सबसे अब टॉप पे आ जाते हैं। वो फेम कौन सा होता है? एक वॉर होता है 1757 में, 1757 में, और दूसरा वॉर होता है 1764 में। अब ये दोनों वॉर किस नाम से जाने जाते हैं? तो हमारे जितने भी प्यारे बच्चे हैं वो अब सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा वॉर हो गया जिसकी वजह से उनका नाम और फेम हो गया। लड़ाई से किसी का नाम होता है क्या? लड़ाई से नाम नहीं होता, बदनामी होती है। ठीक है, ध्यान रखिए आप। लेकिन हमारे कुछ होनहार बच्चे वो कहते हैं लड़ने से नाम बनता है, उसमें अंग्रेज आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं बेटा? अंग्रेज आते हैं। तो 1757 में, 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध। मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ था? 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। अभी मैंने आपको समझाया कि दो ऐसी लड़ाइयाँ थी जिसने अंग्रेजों को एक पहचान दिलाई, एक फेम दिलाया, एक नाम दिलाया। वो लड़ाई कौन सी थी? पहली लड़ाई थी 1757 की और दूसरी थी 1764 की। क्लियर है? 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में हुआ था बक्सर वॉर। ठीक है, क्या हुआ था? बक्सर वॉर। अब कहा जाता है कि ये दोनों ही युद्ध जो थे ये डू एंड डाई वाले थे। कैसे थे? डू एंड डाई वाले। इतना मतलब समझ लो, जैसे एक फाइनल वर्ड समझते हैं ना, फाइनल का मतलब क्या होता है? जब आपसे कहा जाता है आज आपका फाइनल एग्जाम है, फाइनल का मतलब क्या हो गया? अगर आप इस एग्जाम को पास कर गए तो आप अगली क्लास में आप जाओगे, नहीं कर गए तो क्या करोगे? यहीं रहोगे जहाँ रहना था। समझ में आया आपको? मतलब उसी क्लास में। सेम ऐसी अगर हम बात करें तो फाइनल वॉर का मतलब क्या होता है? डिसाइड फैक्टर वॉर, जिसमें ये डिसाइड होगा किसकी चलेगी। तो यहाँ पर 57 की बात करें, 1757 की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ है सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब है, दूसरी तरफ है रॉबर्ट क्लाइव जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों आमने सामने एक दूसरे को बेटा घूर कर देख रहे हैं, कह रहे हैं आ देखे जरा किसमें कितना है दम। ठीक है, ध्यान रखिए, ये कौन कह रहा है बेटा? रॉबर्ट क्लाइव कह रहा है कि सिराजुद्दौला कह रहा है। बेटा ये लाइन कही थी सिराजुद्दौला ने, किसमें कितना है दम। ठीक है, फिर रॉबर्ट क्लाइव क्या कहता है? भारत का बन के भारत का कहता है मौका मिलेगा तो हम भी बता देंगे तुमसे कितना। समझ रहे हो ना? बस। तो इस तरह से ध्यान रखिए, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला जो दोनों थे आपस में भिड़े, इसको मौका मिला रॉबर्ट क्लाइव को, इसने बता दिया, कह रहा भाई मैं मजाक भी नहीं कर सकता। इस तरह से बेटा सिराजुद्दौला की कहानी हुई खत्म। तो ये एक डिसाइड फैक्टर था जहां ये कहा जा रहा कि बंगाल पर अब किसका कंट्रोल होगा। तो रॉबर्ट क्लाइव के जीतते ही डिक्लेयर हो गया कि अब कंपनी का रूल चलेगा, बंगाल के नवाबों का रूल नहीं चलेगा। क्लियर, ध्यान रखिए। देन उसके बाद बंगाल के जो नवाब थे, बंगाल के जो नवाब थे, सुन लो बेटा, क्या थे? बंगाल के नवाब। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, शांति बनाए रखें।
आपसे वो बड़ी चीज नहीं है। ओके, तो इस तरीके से ध्यान रखिए बेटा कि 1764 का वॉर जो था वो बक्सर का वॉर बोला गया। बॉक्सर नहीं बेटा, बक्सर। ठीक है, ध्यान रखिए, कई बच्चे ध्यान रखिएगा, बॉक्सर भैया बॉक्सर, ठीक है, नहीं बेटा बक्सर। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में, ठीक है, बक्सर के युद्ध में खास तौर पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? कंपनी और बेटा तीन किंग थे। कौन से बेटा? तीन। अब कहा जाता है बक्सर की युद्ध को फाइनल मैच क्यों बोला जाता है? अब यहाँ पे डिसाइड होगा। पहले वाले वॉर के अंदर था कि बंगाल का युद्ध में कौन डिसाइड करेगा कि बंगाल का अब क्या होगा क्या नहीं होगा, यानी बंगाल का भविष्य कौन तय करेगा, बंगाल का भविष्य कौन तय करेगा। क्लियर है, ध्यान रखिए। ओके, तो प्यारे बच्चों वापस आते हैं मुद्दे पर। तो बक्सर का युद्ध जो था, ध्यान रखे बेटा, ये एक फाइनल मैच था जहां पर एक डिक्लेरेशन हुआ कि अब भारत पर रूल कौन करेगा, अब भारत पर रूल कौन करेगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो बेटा 1764 में एक तरफ थी कंपनी, और कंपनी से लड़ने के लिए थे तीन बंदे। कितने बंदे थे? तीन बंदे। एक तरफ है अवध के राजा, अवध के किंग। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ कौन है बेटा? बंगाल के नवाब। और तीसरी तरफ कौन है बेटा? मुगल के राजा। ठीक है, ध्यान रखिए, ये तीन बंदे मिलकर क्या कर रहे हैं बेटा? कंपनी से लड़ रहे हैं। अब कहा जाता है कि इस लड़ाई में भी एक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। अब दोनों लड़ाइयों में फर्क समझना बेटा। 1757 में सिर्फ भाग्य किसका तय होना था? बंगाल का। भाग्य किसका तय होना था बेटा? बंगाल का। लेकिन 1764 में भाग्य तय होना था किसका? पूरे भारत का। ठीक है, पहले बंगाल पर कौन रूल करेगा और कौन रूल नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बेटा डिसाइड हुआ 1757 से, यानी 1757 के युद्ध से। 1764 में डिसाइड हुआ कि भारत का किंग कौन होगा, कौन डिसाइड करेगा भारत में क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो कंपनी ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीत हासिल करते क्लियर कर दिया भाई अपन की चलेगी, यानी कंपनी डिसाइड करेगी क्या करना और क्या नहीं करना। क्लियर है बेटा? ओके, देन उसके बाद ध्यान रखें बेटा, कहा जाता है कि अगर आप एनालाइज करें तो कंपनी का विस्तार जो था वो 1857 से, ठीक है, ध्यान रखें, सॉरी बेटा, 1757 से 1857 के बीच देखने को मिला। कंपनी कब आगे कितनी तेजी से बढ़ी बेटा? भारत पे मतलब यूं कह लो बेटा, पूरी तरह से कंपनी का ही रोल आ गया। कब से कब तक? 1757 से 1857। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी के अंदर। इंडियन स्टेट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, फ्रॉम 1757 टू 1857। ओके, इस टाइम एरा को याद रखिएगा, कहा जाता है कंपनी का एक्सपेंशन, यानी कंपनी का विस्तार होना। 1757 से 1857, ठीक है, 1757 से, ठीक है, 1857। ओके, तो प्यारे बच्चों थोड़ी शांति बनाए रखें, और जो भी आपकी अच्छी अच्छी बातें हैं वो अच्छे अच्छे करते रहें। तो 1757 से 1857 में ध्यान रखिएगा कंपनी का विस्तार हुआ। कब से कब तक हुआ बेटा विस्तार? 1757 से 1857 तक विस्तार हुआ। कहा जाता है इस टाइम पीरियड में कंपनी ने अलग अलग तरह के डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तरीका अपनाया है। लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, नोट कर लेना कि कंपनी ने अपना विस्तार करने के लिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड को अपनाया। किसको अपनाया? हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे कि कंपनी का विस्तार 1757 से 1857 के बीच हुआ। कंपनी का विस्तार 1757 से 1857 के बीच हुआ। क्लियर है? और इस दौरान ध्यान रखेगा उन्होंने विस्तार करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक
का सहारा लिया। कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कूटनीतिक होता है। क्लियर है? तो एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग इंडियन किंगडम, कहा जाता है इसके बाद ऑलमोस्ट इंडियन किंगडम पे यानी भारत पर कब्जा किसका हो गया? आपका अंग्रेजों का। ठीक है, और ये कब हुआ? ये डिक्लेयर हुआ 1764 बैटल ऑफ बक्सर के कारण। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है? देन उसके बाद अगर हम देखें तो कंपनी ने अब क्या किया? कंपनी चाहती थी कि पूरे भारत में उनका रूल रहे, पॉलिटिकल वे में, राजनीतिक तौर पे वो हर चीज़ का डिसीजन ले। इसलिए उन्होंने खास तौर पे क्या करा? उन्होंने अपनी जगह, अपने बिहाफ पर, ठीक है, पॉलिटिकल ऑफिशियल को नियुक्त करना स्टार्ट कर दिया। यानी राजनीतिक जो अधिकारी होते हैं, राजनीतिक अधिकारियों को नियुक्त करना हर स्टेट में शुरू कर दिया। क्लियर है? कंपनी अपना विस्तार बनाए रखने के लिए उन्होंने राजनीतिक अधिकारियों को हर राज्य में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। ओके, दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट, देयर जॉब वाज सर्व एंड फर्दर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ओके, दे ट्राइड टू डिसाइड हु वाज टू बी अ सक्सेसर टू बी थ्रोन। कहा जाता है कि इसकी वजह से अब वो डिसाइड करने लगे कि किस राज्य का कौन सा राजा होगा और कौन राजा नहीं होगा। ठीक है, किस राज्य का कौन राजा होगा और कौन नहीं होगा। क्लियर है? दे ट्राइड to decide who was to be the successor to the throne, who was to be appointed in an administrative post। कहा जाता है कि इस तरीके से जो अंग्रेज थे, भारत के राजनीतिक जो आपकी एक ऑफिशियल ड्यूटी होती है जानती है, ओके, उस पर वो इम्पैक्ट डालने लगे। सिंपल सी बात से मैं समझा देता हूँ कि अब आपका घर था लेकिन वो अब आपका घर नहीं रहा। आपका घर था लेकिन अब वो घर आपका नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? उस घर में क्या होगा और क्या नहीं होगा अब एक बाहरी व्यक्ति तय करेगा, जिसे आप क्या कह रहे हो बेटा? अंग्रेज कह रहे हो। क्या कह रहे हो बेटा? अंग्रेज कह रहे हो। क्लियर है बेटा? अब वो अंग्रेज क्या कर रहे हैं, इस घर में क्या चीज आएगी और आप इस घर में से किस चीज का इस्तेमाल करोगे, इन सब की जिम्मेदारी, यानी अपॉइंटमेंट करने की या फिर कुछ भी करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? अंग्रेजों की। क्लियर है? समझ में आ गया कि क्या आपको समझाया गया कि अब अंग्रेज इस सिचुएशन में आ चुके थे, उनकी राजनीतिक शक्ति इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वो किसी भी राज्य में कौन राजा होगा और कौन नहीं राजा होगा ये अब डिसाइड करने लगे। इसके साथ साथ उनकी जो प्रशासनिक जिम्मेदारी थी, उनकी प्रशासनिक जो जिम्मेदारी थी उसको भी वो तय करने लगे। क्लियर है? तो ये चीज़ें होने लगी। देन उसके बाद कहा जाता है समटाइम द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू अ सब्सिडी अलायंस। अब ये होता क्या है, ये शब्द है, इसको याद रख लेना आपको, सब्सिडरी अलायंस। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा अलायंस है जिससे कंपनी को ही फायदा हुआ था और भारत को नुकसान हुआ था। अब हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं सहायक संधि। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सहायक संधि। सब्सिडरी अलायंस को हम लोग क्या कहते हैं? सहायक संधि। अब ये होता क्या है, इसके कुछ कंडीशन होते हैं, इसको जरा आप समझ लो। पहली कंडीशन, ठीक है, कि जो आपको मालूम है कि एक भारतीय राजा की भी एक सेना होगी और एक अंग्रेजों की भी सेना होगी। तो यहाँ पर इस अलायंस में होता क्या है, अंग्रेज कहते हैं कि आप हमारी आर्मी को अपने पास रख सकते हो। ठीक है, अब राजा कहता है कि अगर इनकी आर्मी रहेगी तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिए, हम लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेज क्या कहते हैं, दोनों तरफ से प्रपोजल वो समझाते हैं। अलायंस होता है यानी संधि जो होती है तो दोनों तरफ से बातें रखी जाती हैं। तो अंग्रेज क्या कहते हैं कि आप हमारी सेना अपने पास रखोगे, इनका जो भी खर्चा होगा, जो भी इनिशियल आपका इनका बजट वगैरह जो भी चीज़ें होगी, सबकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। मतलब होगी वो सेना बेटा अंग्रेजों की, लेकिन उनका खाना पीना पालन पोषण कौन करेगा? वहाँ का स्थानीय लोकल किंग करेगा। क्लियर है? ध्यान रखिए। अब कहा जाता है कि अंग्रेज अपनी सेना का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। इसके साथ साथ ध्यान रखिए, वो वहाँ के लोकल किंग की भी आर्मी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस संधि में कहा जाता है। यानी उसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो राजा को सेना की जरूरत पड़ती है और वो इस्तेमाल करना चाहते हैं,
तो पहले हायर अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा, इस संधि में कहा गया था हायर अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा, इसके बाद ही इसके बाद ही वो उस सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है, ध्यान रखें। इसके अलावा एक और चीज इसके अंदर नजर आएगी आपको कि अंग्रेज कहते हैं कि अगर आप किसी से एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर रखते हो, राजनीतिक अगर आप आंतरिक संबंध या बाहरी संबंध रखना चाहते हो किसी राज्य से, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। मतलब सिंपल सी भाषा में ये समझा दूं कि बेटा गुलाम ना होते हुए भी आप गुलाम हो गए, गुलाम होते हुए भी आप गुलाम हो गए। क्लियर, ध्यान रखिए। कैसे उन्होंने क्या करा, कहा कि आपके घर में उन्होंने अपनी सेना रख दी, अब उनकी सेना का खर्चा आप उठाओगे। अगर उनकी सेना का इस्तेमाल करने की अगर जरूरत पड़ी आपको, तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ क्या है, आप घर में क्या कर रहे हो इसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें अप टू डेट देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखें। लेकिन अंग्रेज क्या कह रहे हैं वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख लो ना, एक साइडेड ये प्रपोजल हो रहा। तो ये किस लिए हुआ था, ये सिर्फ हुआ था डर की वजह से, ये इन्फ्लुएंस की वजह से। कहा जाता है कि अगर आप सरवाइव करना चाहते हो लंबे समय तक, तो जो शक्तिशाली होता है उसका साथ होना जरूरी है। तो फिलहाल अभी भारत में सिक्का कैसे चल रहा, अंग्रेजों का। तो जो छोटे छोटे किंग थे उन्होंने क्या करा कि उनका साथ देना ही बेहतर समझा। इस वजह से भी कहा जाता है कि जो आपके अंग्रेज थे वो पावरफुल पॉलिटिकल वे में यानी राजनीतिक तौर पे ज्यादा हुए। क्यों? क्योंकि अगर एक राजा उनके खिलाफ जा रहा है तो बाकी राजा किसके साथ है, अंग्रेजों के साथ है। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द अलायंस, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों समझ लेना, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, इस संधि में क्या कहा गया था, तो इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। यानी सब्सिडरी अलायंस में कहा गया था कि आपकी कोई स्वतंत्र सेना नहीं होगी, आपकी कोई स्वतंत्र सेना नहीं होगी। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे कि सब्सिडरी अलायंस में क्या कहा गया था, अकॉर्डिंग टू इट्स अलाइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि लोकल स्थानीय जो राजा होंगे उनके पास खुद की सेना यानी स्वतंत्र सेना नहीं होगी। उनकी सेना भी किसकी मानी जाएगी, अंग्रेजों की मानी जाएगी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उनका सिक्योर यानी वो गार्जियन किसके हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, कंपनी के। क्लियर है, किससे हो जाएंगे बेटा, कंपनी के। उनका काम क्या होगा, ध्यान रखिएगा, कंपनी की रखवाली करना। किसकी रखवाली करना, कंपनी की रखवाली करना। फर्स्ट चीज आप लिख लेंगे कि इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। पहली चीज इस अलायंस में कही गई थी। सेकंड जो आपकी थी वो क्या कहा गया था, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। ठीक है, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, यानी इनका काम होगा कंपनी की रक्षा करना यानी प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा अगर बात की जाए, बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडी फोर्सेस, कहा जाता है इसके लिए जो सब्सिडी फोर्सेस होगी, जो अंग्रेजों की फोर्स होगी, उनको पे करना पड़ेगा। यानी उनका सारा खर्चा वगैरह जो भी है वो कौन उठाएगा, जो वहाँ के लोकल किंग होंगे वो उठाएंगे। क्लियर है। सब्सिडी फोर्सेस दैट द कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन। अब कहा जाता है कि उन्होंने एक दूसरे से एक प्रॉमिस किया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम देता है तो आप हमारे पास आ सकते हो हेल्प के लिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। क्लियर है। इसी वजह से ध्यान रखें, कहा जाता है कि कोई भी अगर अन्य राजा आपको मारने की कोशिश करता है तो आप हमारी मदद ले सकते हो। तो इस लालच की वजह से क्या हुआ, स्थानीय राजाओं ने मतलब एक ना दिखने वाली गुलामी जिसे कहते हैं उसे एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है। इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, कहा जाता है कि अगर ऐसा करने में वो असफल रहता है तो देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज अ पेनल्टी। यानी अगर कहा जाए तो उसको राजा के पद से हटा दिया जाएगा, उसका राज्य फिर कंपनी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कंपनी का हो जाएगा। तो मैं आपको प्यारे बच्चों क्या पढ़ा रहा हूँ कि कंपनी का विस्तार कैसे हुआ। तो मैंने आपको बताया कंपनी का एक्चुअल जो आपका एक्सपेंशन था, विस्तार था, वो 1757 से कहानी स्टार्ट हुई और ऑलमोस्ट यूँ समझ लीजिए पूरे भारत पर कंपनी का रूल हो गया कब तक, 1857 तक। कब तक हो गया, 1857। अराउंड अगर हम देखें तो 100 ईयर्स का समय है। ये समय अब होता क्या है, इस टाइम पीरियड में उन्होंने सबसे पहले क्या करा, छोटे छोटे जो राजा थे उनसे सब्सिडरी अलायंस करा। अब ये सब्सिडरी अलायंस कहती क्या है, सहायक संधि कहती क्या है,
तो यहाँ पर कहती है कि कोई भी किंग, ठीक है, खुद की सेना नहीं रख सकता, वो उनकी इंडिपेंडेंट सेना नहीं होगी, ठीक है, और उनकी सेना कंपनी की रक्षा के लिए होगी, और इसके अलावा सेना का जो खर्चा है वो वहाँ का राजा उठाएगा। क्लियर? इस तरह की अगर ऐसा करने में वो असफल रहता है, इफ द इंडियन रूलर्स फेल्ड टू मेक द पेमेंट, ठीक है, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज अ प्लेंटी, यानी अगर हम बात करें तो जुर्माने के तौर पर उसका हिस्सा, उसका राज्य उससे वापस लिया जा सकता है। और ऐसा हुआ था, ध्यान रखिए, ऐसा हुआ था सब्सिडरी अलायंस की वजह से। मेरे प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा ये कहानी है आपके 9 to 10 के बीच की, जहाँ आपने पढ़ा होगा कि एक नाम आपको बताने जा रहा हूँ, रिचर्ड वेलेज़ली। नाम सुना आपने? वेलेज़ली। इसने सब्सिडरी अलायंस बनाया था। इसमें क्या हुआ था, ध्यान रखिए, इसके तहत ध्यान रखिए आप, वो गवर्नर जनरल बना बंगाल का, और देन उसके बाद नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ टेरिटरी 1801। होता क्या है, सब्सिडरी अलायंस का एक एग्जांपल आपको देखने को मिलता है, जहां पर होता क्या है, अवध के जो नवाब होते हैं वो क्या करते हैं, एक सब्सिडरी अलायंस कर लेते हैं अंग्रेजों से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब वो वहाँ की आर्मी को फुलफिल, यानी उनकी जो विशेष, उनके जो वांट्स या फिर उनकी चाहत होती है, जो जरूरत होती है, उसको पूरा नहीं कर पाते, अंग्रेज कह रहे थे कि अगर हम हमें कोई परेशानी होगी तो आपकी सेना हमारी मदद करेगी, लेकिन अवध की सेना ने ऐसा नहीं किया, ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने एक रूल टर्म कंडीशन नीचे बना रखा था, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका राज्य ले जाएगा, आपके राज्य का कुछ हिस्सा हम लोग ले लेंगे। और 1801 में ऐसा ही हुआ, ठीक है, ध्यान रखें, अवध के नवाब के कुछ हिस्से किसने ले लिया, अंग्रेजों ने ले लिए, यानी वहां पर अब ऑक्यूपाइड यानी कब्जा किसका हो जाएगा, अंग्रेजों का हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप लिख लेंगे कि नवाब ऑफ अवध was forced to give over half of his territory to the company in 1801 as he failed to pay for the subsidy forces। फिर इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, हैदराबाद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हैदराबाद was also forced to cede territory on similar grounds। अगर हम बात करें तो जो सब्सिडी फोर्स थी उनका खर्चा ना तो अवध के नवाब उठा पाए, और ना ही ध्यान के टेरिटरी थी अंग्रेजों ने ले ली। इससे क्या होगा बेटा, विस्तार ही होगा। मान लीजिए आपने किसी को ब्याज दिया, पैसे दिए, और टाइम पे वो पैसा ना दे पाए, तो आपको मालूम बेटा कि आप किसी घर पे कब्जा भी कर सकते हो, लेकिन आपने उधारी कितनी दी थी, लोन कितना दिया था, मात्र 5,000 रुपये, और आपने क्या कहा था, सर अगर 1 महीने के बाद इसे वापस नहीं करते, ठीक है, ध्यान रखिए, तो आपका घर हमारा हो जाएगा। अब सोचिए 1 करोड़ का घर 5,000 में आपको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है बेटा, एक एग्रीमेंट टर्म के तहत। ऐसे ही ध्यान रखिएगा, बना बनाया किंगडम अंग्रेजों को मिल रहा था किसकी वजह से, सब्सिडरी अलायंस की वजह से। जो उनके सब्सिडरी फोर्स को फुलफिल यानी उनकी जरूरतों को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, उनकी जो जमीनें थी, उनकी जो किंगडम था, उसका आधा पोर्शन वो ले लिया करते थे। इस तरह से जो उनकी कैसे फैलाव था, पहले इतना था, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते इतने ज़्यादा, तो आप बता सकते हो। वो एक सी एरिया था, क्या था, सी एरिया, यानी कह सकते हो कि एक फोर्ट वाला इलाका था, और उस फोर्ट का नाम क्या था, मालाबार तट। मालाबार का नाम सुना होगा आपने, ज्वेलरी में तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखिएगा, जो आपका मैसूर है उसके पास का जो तटीय इलाका है उसे मालाबार तट के नाम से बोला जाता है, मालाबार कोस्ट जिसे हम लोग कहते हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है, वहां से आना और जाना आसान रहेगा, ठीक है, भारत के इंटरनल जो चीज़ें हैं, गुड्स हैं, उनको लेकर और बाहर की तरफ भेजना उसके तहत आसान रहेगा। तो उन्होंने कहा क्यों ना मैसूर को भी कब्जे में ले लिया जाए, लेकिन वहां पर अभी राजा कौन था, टीपू सुल्तान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कहा जाता है इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है कि जो अंग्रेजी कंपनी होती है वो इस इलाके से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, होते हुए बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ट्रेड किया करती थी, जिसे हम लोग कहते हैं ना स्मगलिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी 2 नंबर का काम करना। तो यहाँ पर देखा गया कि सैंडलवुड, चंदन की जो लकड़ियाँ थी, पेपर था, कार्डेमन हो गया, मिनी मसाले टाइप के, तो ये जितने भी आपके थे इसका एक्सपोर्ट यानी बैन कर दिया कि यहाँ से कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। इससे होता क्या, ध्यान रखिएगा,
जो लोकल आपके मर्चेंट थे और इसके अलावा जो कंपनी थी उसको नुकसान होने लगा। तो क्या कंपनी चाहेगी कि वो नुकसान हो? आपको मालूम है। तो आप देखते हैं कि फ्रेंच इन इंडिया, ठीक है, ध्यान रखिए, उस टाइम पर जो रिलेशनशिप टीपू सुल्तान के साथ था वो किसके साथ था? फ्रेंच के साथ था, यानी फ्रांसीसी लोगों के साथ था। मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प, और टीपू सुल्तान ने क्या करा? फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना को एडवांस कर दिया। पहले जो लकड़ी की तलवार लेकर लड़ा करते थे, ध्यान रखिए, अब लोहे की तलवार पर आ गए, और जो लोहे की तलवार पर थे, ध्यान रखिए, वो बंदूक उनके हाथ में आ गई। इस तरह से अगर देखा जाए तो वो अपडेट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? अपडेट। और किसकी मदद से हो चुके हैं? ध्यान रखिएगा, आपके फ्रांसीसियों की वजह से हो चुके हैं। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, ठीक है, ध्यान रखिए, दे सो हैदर और टीपू एज अ एम्बिशियस। उन्होंने देखा कि उनके ऐसा करने से, उनका ऐसा करने से, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वो फ्यूरियस हो गए, घबरा गए कि अगर टीपू सुल्तान एम्बिशियस हो जाएगा, पूरे इलाके को, दक्षिण भारत को अपने कंट्रोल में रखना चाहेगा, फिर हमारा क्या होगा? हम तो अपने देश में अपना गुड्स, जो सामान है, वो भेज नहीं पाएंगे। भारत पे इतनी मुश्किलों से जो हमने कब्जा किया है वो भी खत्म हो जाएगा। अब होता क्या है, आप देखते हो कि टीपू जो सुल्तान था उसके बारे में कहा जाता है वो एक एम्बिशियस था। कैसा था? एम्बिशियस, यानी महत्वाकांक्षी। जिस चीज़ की चाहत रख ले उसे किसी भी हालात में पूरा करना ही था। एग्जाम के तौर पे अगर उसे उसके लिए उसे किसी खास को मारना पड़े तब भी वो मार देगा। इसके अलावा एरोगेंट था। क्या था? एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब समझते हो क्या होता है? अपने अलावा किसी और की ना सुनना, ठीक है, ध्यान रखिए। मतलब आम भाषा में क्या है? ऐंठ में रहना। ऐंठ में रहने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी सुनते हैं या दूसरों की सुनाते हैं? ठीक है, सिर्फ अपनी सुनते हैं। ठीक है, आप कुछ सुनाना चाहोगे, ध्यान रखिए, तो वह नहीं सुनेंगे। ओके। इसके अलावा डेंजरस भी था, यानी खतरनाक भी था। यानी टीपू सुल्तान की करेक्टर के बारे में बताया जा रहा है कि वो एम्बिशियस भी था, वो आपका क्या था? एरोगेंट भी था और डेंजरस भी था। ये किसके द्वारा बताया जा रहा है? ये अंग्रेजों के द्वारा, उनकी सोच के अकॉर्डिंग। रूलर हु हैड टू बी कंट्रोल एंड क्रस्ट, कहा जाता है कि उसने काफी हद तक अंग्रेज, फोर वॉर वर फॉट विद मैसूर, कहा जाता है कि चार चार बैटल जो है, चार बैटल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, चार जो बैटल हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, वो लड़ने पड़े थे मैसूर के साथ। किसको? अंग्रेजों को। पहला वॉर कब हुआ था? 1767 से लेकर 69 तक हुआ था। इसे नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों कि अंग्रेजों और मैसूर के बीच कब कब वॉर हुआ था, तो उसमें किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो पहला वॉर हुआ था 1768 से 69, फिर सेकंड था 1780 से 84, और थर्ड था 1790 से 92, और लास्ट एंड फाइनल वॉर था 1799, यानी 1799। ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ, कह सकते हो, श्रीरंगपट्टनम, डिड द कंपनी अनलिमिटेडली विन अ विक्ट्री, कहा जाता है कि ये अंतिम युद्ध था जिसमें कंपनी ने जीत दर्ज कर ली थी। क्लियर है? टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसे कहते हैं श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो जीतने में कामयाब रहा था, लेकिन कहा जाता है अपने अंतिम युद्ध में उसे हार का सामना करना पड़ा। टीपू सुल्तान वॉज प्लेस सॉरी किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल, यानी कहा जाता है अपनी राजधानी को बचाते बचाते वो मौत का शिकार हो गया। क्लियर है? Mysore was placed under the former ruling dynasty of the वाडेगर्स, ठीक है, ध्यान रखें, वाडेगर्स जो हैं आपके, और सब्सिडरी अलायंस की वजह से उस स्टेट को उनको सौंप दिया गया था। क्लियर है? अब यहाँ पर उसकी बहादुरी का एक नमूना दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टीपू सुल्तान को एज अ शेर के तौर पे दिखाया गया है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अंग्रेज को हराते हुए दिखाया गया है, टीपू टॉय टाइगर, टाइगर सॉरी। तो दिस इज पिक्चर ऑफ बिग मैकेनिकल टॉय दैट टीपू पोजेस, कहा जाता है कि जो मैकेनिकल आपका टॉय है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा? टीपू को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे टीपू के बारे में कुछ बताया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, ध्यान रखिए, ये आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर अगर देखें, ध्यान रखिए, वॉर विद द मराठा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैसूर के राजा के साथ वॉर करना पड़ा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि
अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से करोगे, औरंगजेब से, मुगल एम्पायर से। मुगल एम्पायर जैसे खत्म होता है, छोटे छोटे आपके डायनेस्टी यानी किंगडम डेवलप होते हैं। फिर कहा जाता है कि अंग्रेजों को उन किंगडम से लड़ना पड़ा। ठीक है, ध्यान रखिए। ओके, इसमें अब सब्सिडरी अलायंस सबसे बड़ा रोल निभाती है, उनको हेल्प करती है, लेकिन इस बीच में उन्हें मैसूर के राजा से लड़ना पड़ता है। और मैसूर का राजा कौन थे, ध्यान रखिए, टीपू सुल्तान। अब उनकी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आ रही है। अब अंग्रेजों को भिड़ना किससे पड़ रहा, मराठाओं से। किससे भिड़ना पड़ रहा, मराठाओं से। और कहा जाता है कि अंग्रेज और मराठों के बीच कहा जाता है मोटे तौर पे 3 लड़ाइयाँ हुई। कितनी लड़ाइयाँ हुई, 3 लड़ाई हुई, जिसे एंग्लो मराठा वॉर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंग्लो मराठा वॉर, यानी आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसमें प्यारे बच्चों आप क्या पढ़ोगे, अब कहानी है अंग्रेजों की और मराठों की, कि क्या मराठे अंग्रेज को रोक पाएंगे, उनके विस्तार को। वो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, भारत को कब्जा करते हुए जा रहे हैं। अब उनके रास्ते में कौन आ गए बेटा, मराठे आ गए। तो क्या मराठे रोक पाएंगे उनको। तो फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी, अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी के अंत की, तो कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्ब इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड में मराठों को भी कह सकते हो हराना पड़ा था कंपनी को। ठीक है, विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत विच वी नो इन 1761। ठीक है, ध्यान रखिए, जिसे हम लोग 1761 कहते हैं, याद रखिएगा। लास्ट जो फाइट हुई थी, ध्यान रखिएगा, एंग्लो आपके मराठा की, वो कब हुई थी, ध्यान रखिए, थर्ड बैटल में हुई थी। तो हमारे प्यारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अगर ये थर्ड बैटल है, ठीक है, ध्यान रखिए, तो 2 बैटल कौन से थे। और उसमें से बात है, अब यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है पानीपत बैटल, यानी पानीपत का युद्ध। तो ये तो तृतीय था, दो किसके बीच में हुए थे। तो अगर इतिहास के पन्नों में अगर आप जाएं, तो फर्स्ट जो बैटल था, ध्यान रखिएगा, वो कब हुआ था, वो हुआ था 1526 में। कब हुआ था, फर्स्ट पानीपत बैटल जो है वो कब हुआ था, 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच, लोधी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, दोनों आपस में भिड़ गए थे। जीता कौन था, मुगल डायनेस्टी। इसे कहा गया था 1526 का आपका लोधी, सॉरी, जो फर्स्ट पानीपत बैटल कहा जाता है। क्लियर है। फिर सेकंड जो था, ध्यान रखिएगा, वो 1556 में हुआ था। कब हुआ था, 1556 में। क्लियर है, 1556 में हुआ था। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या हुआ था, ध्यान रखिएगा, इसमें अगर बात की जाए, तो एक तरफ था अकबर और दूसरी तरफ था हेमू। एक तरफ था अकबर और दूसरी तरफ था हेमू। अकबर और हेमू जो है, ध्यान रखिए। ओके, अकबर और हेमू जो है, ध्यान रखिएगा, उनके बीच लड़ाई हुई और इस लड़ाई में किसकी जीत हो जाती है, अकबर की। इसे कहा जाता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो प्यारे बच्चों, आप कितने बैटल हो गए, 3 बैटल हुए थे पानीपत में। पहला किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुआ था, 1526 में। नहीं याद है तो लिख सकते हो आप। सेकंड हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1556 में। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमचंद्र के बीच में, हेमू जिसे हम लोग कहते हैं। और थर्ड बैटल जो हुआ था, ध्यान रखिएगा, लास्ट बैटल जिसे कह सकते हो, 1761 में हुआ था। ये बैटल हुआ था आपका मराठों और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, ध्यान रखिए, किसके बीच में, सेकंड हुआ था 1556 में, यानी 1556 में। और ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। और जिसमें जीत किसने हासिल कर ली थी, अकबर ने। किसने कर ली थी, अकबर ने। क्लियर है, उसमें बाबर। ओके, तो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, कि अभी तक जितना पढ़ाया उसमें 3 बैटल आपके सामने आ गए। पहला बैटल था 1526 का, दूसरा था 1556 का, और तीसरा हो गया 1761। और इसे कहा जाता है बेटा कि इसके बाद मराठों का एक्सपेंस रुक गया, यानी उनका विस्तार रुक गया, और अंग्रेज आगे बढ़ गए, यानी अंग्रेज भारत को कैप्चर कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। उनके बीच में जो भी आ रहा है, ध्यान रखिए, उनको वो रास्ते से हटाते हुए जा रहे हैं। क्लियर है, ध्यान रखिए। ओके, तो ये चीज़ हुई। तो कहा जाता है कि मराठाओं का जो सपना था कि दिल्ली पर वो कब्जा कर लें,
लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ने उनके सपने को सपना ही बना दिया। क्या बना दिया? सपना। जैसे हमारे एक बच्चे का सपना है, ध्यान रखिएगा, क्या बनना? एयर हॉस्टेस बनना। लेकिन मान लीजिए बीच में उसकी टांग टूट जाए, तो क्या वो बन पाएगी? नहीं, उसका सपना क्या हो जाएगा? सपना ही रह जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। सेम ऐसे मराठा चाहते थे कि जैसे मुगलों ने पूरे भारत पे एम्पायर पर रूल किया, ध्यान रखिएगा, दिल्ली से, ऐसे ही वो चाहते थे दिल्ली से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रूल करना। क्लियर है? क्या करना? रूल करना। ठीक है, ध्यान रखिए। ओके। तो कहा जाता है कि दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट अंडर डिफरेंट चीफ। कहा जाता है मराठा उस टाइम पर जब अंग्रेजों से फाइट हो रही थी, वॉर हो रहा था, तो उस टाइम पीरियड पे ध्यान रखिएगा, अब सुन लो, दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट अंडर डिफरेंट सूबेदार। अगर हम बात करें तो मराठा जो थे अंग्रेजों के आने से पहले छोटे छोटे सूबेदारों में बटे हुए थे। किसमें बटे हुए थे? छोटे छोटे सूबेदारों में बटे हुए थे। ठीक है, ध्यान रखिए। ओके। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, ध्यान रखिएगा, तो इसमें थे कुछ इम्पोर्टेंट आपके सरदार, कुछ इम्पोर्टेंट सरदार थे। पहले सरदार थे सिंधिया। ये नाम याद रखना बेटा, दक्षिण भारत के साउथ एरिया के बड़े बड़े नाम थे। साउथ एरिया के बड़े बड़े नाम थे। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। क्या नाम था? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। ठीक है, ध्यान रखिए, ये चार मेजर नेम थे जो मराठों के लिए क्या एक फेम थे। क्लियर? ध्यान रखिए। कहा जाता है बैक टू बैक अंग्रेजों को इनसे वॉर करना पड़ा था। किनसे? पहले सिंधिया से भिड़ना पड़ा था उन्हें आपस में, फिर उसके बाद होलकर से, फिर गायकवाड़ से, फिर भोसले से। ध्यान रखिए। ओके। यहाँ पर प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे आप, होलकर, गायकवाड़, भोसले, इनसे बैक टू बैक ध्यान रखिएगा अंग्रेजों को फाइट करना पड़ा था। इसलिए करना पड़ा था क्योंकि वो एक ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपेंड कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? विस्तार कर रहे थे। और इस बीच में उनकी रुकावट कौन थे? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। अब आप कहोगे ये है कौन? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखो बेटा, जैसे उत्तर भारत में मुगल एम्पायर आपने नाम सुना है, ऐसे ही दक्षिण भारत में एक मराठा एम्पायर था। अब मराठा एम्पायर दक्षिण भारत में बहुत बड़ा था, तो उसको रूल रेगुलेट करने के लिए, आसानी से रूल करने के लिए क्या करा जाता है, उसे छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। अब हर एक पोर्शन का एक हेड बना दिया जाता है जिसे सूबेदार यानी गवर्नर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? गवर्नर कहते हैं। अब ये गवर्नर एक वंश से बिलोंग करते थे। किससे बिलोंग करते थे? गवर्नर एक वंश से बिलोंग करते थे, एक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ऐसी कुछ डायनेस्टी थी जिनका नाम काफी बड़ा था। इनमें नाम आता है सिंधिया का, होलकर का, गायकवाड़ का और भोसले का। और इन सब का चीफ किसे कहा जाता है? ध्यान रखिए, पेशवाओं को। किसको कहा जाता है? पेशवाओं को। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस चीफ वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फिडेंसली। अब ये होता क्या, ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इन सब को एक साथ लेकर एक राजा चल रहा था, जिसे आप शिवाजी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शिवाजी के नाम से। लेकिन होता क्या, ध्यान रखिए, 18 सेंचुरी के लास्ट में आते आते, ठीक है, ध्यान रखिए आप, मराठा एम्पायर जो है वो बिखरता हुआ नजर आता है। क्यों आता है? क्योंकि कहा जाता है कि इस टाइम पर ये खुद ही इंटरनली वे में यानी आंतरिक तौर पर एक दूसरे से लड़ने लगे थे। समझ जाएगा, मैं समझाता हूँ छोटी स्टोरी। मराठा एम्पायर की स्थापना शिवाजी ने की। शिवाजी ने क्या करा? दक्षिण भारत में एक एम्पायर बनाया, लाइमलाइट में लेकर आ गए मराठा एम्पायर। क्लियर है? उनके मरने के बाद उनके सक्सेसर आते हैं। कौन आते हैं? सक्सेसर आते हैं, उत्तराधिकारी आते हैं, मतलब उनके बेटे के बेटे जो रूल करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि कुछ टाइम के बाद राजा के जो मंत्री होते थे, जिन्हें उस टाइम पे पेशवा कहते थे, राजा के मंत्री को हम क्या कहते थे? पेशवा। वो हो गए पावरफुल। पहले राजा डिसाइड करते थे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन अब कौन डिसाइड करने लगा? अब यहाँ पे डिसाइड करते थे पेशवास। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और पेशवाओं ने अपनी पावर को एक्सपेंड करने के लिए, यानी दक्षिण भारत में उनका कंट्रोल बना रहे, तो उन्होंने क्या करा था, मोटे तौर पे अब उस एम्पायर को 4 हिस्सों में बांट दिया था। कितने हिस्सों में बांटा था बेटा? 4 हिस्सों में बांट दिया था। और वो 4 डायनेस्टी के हवाले थे, यानी 4 वंशों के हवाले कर दिए थे, जैसे कि सिंधिया हो गए, ठीक है, आपके होलकर हो गए, गायकवाड़ हो गए और भोसले हो गए। इन सबको कंट्रोल रखने का काम कौन करते थे? पेशवा करते थे। क्लियर है? लेकिन कहा जाता है इन पेशवाओं में भी